हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 12 मार्च है। आपका फेज 4 जो एनटी यूजीसी नेट के एग्जाम चल रहे हैं, फेज 4 भी आपका कंप्लीट खत्म हो चुका है। अब आपका कल से क्या है, फेज 5 चालू हो जाएगा, जिसमें आपके 3 दिन तक एग्जाम होने हैं। आपके 9 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो अभी भी जो 9 सब्जेक्ट के एग्जाम बचे हैं ना, उनके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें फेज 4 का मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है, जिसमें आपको सारे टॉपिक जितने फेज 4 में आए हैं वो तो बता रहा हूँ। साथ ही आपको पिछले जो टॉपिक्स आए हैं उनको भी मैं यहाँ पे कंपनसेट कर रहा हूँ कि एक साथ आपको सारे टॉपिक बता सकूँ। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी बन जाती है कि जिनके एग्जाम अभी आने वाले हैं, या फिर जिनका एग्जाम आप जून में जो एस्पायर कर रहे हैं, मतलब जून में आप चाह रहे हैं ना कि आपका अटेम्प्ट देना है, जो एस्पिरेंट जून के लिए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है कि वो देख सकें कि कितना चेंज आया, कि पहले जो 3 फेज हुए हैं और जो चौथा फेज हुआ है, कि इसमें कितना आपका चेंज आया लेवल में, या फिर क्वेश्चंस के जो पूछने का तरीका है उसमें। तो ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बाकी इसको शेयर कीजिए आपके जो भी ग्रुप्स हैं, जहाँ पे भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ वाले तैयारी कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट का ग्रुप है, वहाँ पे भी शेयर कीजिए, ताकि उनको पता लग सके कि पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 का लेवल भी कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जिससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि 12 मार्च को किस तरीके के क्वेश्चन बने। तो देखो, 12 मार्च के तो क्वेश्चन इसमें हैं, साथ साथ इसमें क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें पूरा फेज आपका एनालिसिस है, जितना भी फेज 4 आपका हुआ है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो देखो स्वयं के क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। स्वयं के साथ साथ देखो स्वयं प्रभा और मूक, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपके पास 25 प्लस डिजिटल इनिशिएटिव्स मैं आपको बता चुका हूँ एक ही वीडियो में। शायद 20 मिनट की वो वीडियो है, जिसमें आपको 25 आपको इनिशिएटिव पता चलेंगे जो डिजिटल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके पूछ जाते हैं, किससे, हायर एजुकेशन के साथ मिक्स करके पूछ जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और ज्यादा बन जाते हैं। मॉडल ऑफ टीचिंग से आपके क्वेश्चन बनने हैं, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है ना, इनसे आपके क्वेश्चन बनने हैं। जैसे देखो, यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट क्या है, क्वेश्चन बना हुआ है किससे, मेमोरी एंड रिफ्लेक्टिव लेवल यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आपका एक और आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, जो अभी इस यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें नहीं पूछा था। बाकी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आपका अडल्ट लर्नर और एडोलेसेंस लर्नर दोनों के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से आपके क्वेश्चन बने हैं, टीचिंग एड से आपके क्वेश्चन बने हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इनसे काफी सारे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जैसे स्वयं प्रभा और स्मोक का मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो देखो, शिफ्ट 2 में जो आपका पूछा गया है, स्टेप ऑफ रिसर्च से आपके क्वेश्चन बने हैं, रिसर्च एथिक्स से आपके काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। और हाइपोथेसिस, यहाँ से हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपका टाइप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके। ठीक है ना, इसमें एरर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें एरर भी आती है। फिर आपका यहाँ पे आपका नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर टेस्टिंग आ जाती है इसमें, कि टेस्टिंग किस तरीके से कर जाती है। तो ये सब आपके क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एक ही टॉपिक से आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर बात करूँ, देखो टाइप ऑफ रिसर्च कह लीजिए या फिर सिंपल कह लीजिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बना है। बाकी अगर बात करूँ टाइप ऑफ रिसर्च में, जितने भी आपके 30 टाइप के रिसर्च होते हैं, 30 टाइप प्लस ही कहिए, तो ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के जाने हैं। सैम्पलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग के टाइप्स और सैम्पलिंग के मेथड्स आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसर्च मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिसर्च मेथडोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं ना 3 दिन में, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वहीं पे अगर बात करें हम कम्युनिकेशन का लेवल कैसा रहा, तो देखो इसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपसे पूछे गए कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस स्टेप पे क्या काम होता है। ठीक है ना, सिग्नल कब बनता है, मैसेज कब जाता है, चैनल कब कहाँ पे प्लेस होता है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए आपको पूरी प्रोसेस। वहीं बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चन बने हैं, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये टॉपिक ऐसा है जो आपका फर्स्ट पेज से पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे बात करूँ अगर ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए, लीनियर कह लीजिए या इंटरेक्टिव कह लीजिए, तीनों ही बराबर इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, तीनों मॉडल्स आपको पता होने चाहिए। टीचिंग कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चन बने हैं, सिमेंटिक बैरियर आपका क्वेश्चन बना है। इवन सारे बैरियर आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पूछे जा रहे हैं फर्स्ट फेज पे। वहीं पे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिए टॉपिक 7 सीज। 7 सीज से आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं स्टेटमेंट में या एमएसओ में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि एमएसओ के टाइप के आपके ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। आगे देखो, आगे आने वाले सेशन, अभी बता रहा हूँ ना, अभी तो आईसीटी के क्वेश्चन जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है, खासकर यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है आपका डीआई का। डीआई के लेवल में काफी चीजें देखने को मिली है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको देखते रहें आप, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या डिफरेंस यहाँ पे आया है। तो देखो, अगर आईसीटी की बात करें, बेसिक आउटपुट इनपुट डिवाइस से आपके क्वेश्चन बने थे, सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फुल फॉर्म आपकी पूछी थी बायोस की, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ काफी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। जैसा कि अगर बात करें, देखो ब्लॉग, ब्लॉग आपका इंपॉर्टेंट है, कि वेब ब्लॉग ये आपका फुल फॉर्म होती है। और इसका क्या है, ये किससे बना है, इस तरीके क्वेश्चन बनता है, और कई बार इससे क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं 2020 के बाद से। वहीं पे बात करें ईमेल से फिशिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, जो जनरली देखने को मिलता है। मेमोरी यूनिट से अगर बात करें तो देखो, मेमोरी यूनिट से एक चेंज आया है यहाँ पे, कि पहले आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया था कि 1
केबी में कितने एमबी होंगे या बाइट्स होंगे, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते थे। अब क्या हो, आपका लेवल ऐसा चेंज हो गया ना, आपको मतलब एक तरीके से पिक्चराइज करके बताया जा रहा है। मतलब एक सिनेरियो बता देते हैं कि इस तरीके का आपका फाइल है या फोल्डर है, इसमें इतनी फोटोज है, एक फोटो का साइज ये है, तो कितनी बड़ी फोटो साइज बन जाएगा, कितना बड़ा फोल्डर बन जाएगा। तो उसको आप इनडायरेक्टली कन्वर्जन की तरह यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं। तो देखो मेमोरी यूनिट से यहाँ पे आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन आया है। कन्वर्जन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या बनाया है, देखो 8 MB बता रखा है कि एक वीडियो है 8 MB, ठीक है ना, एक वीडियो 8 MB की है और उसमें 800 वीडियो है, तो ये 800 वीडियो का साइज हो गया। बट ये किस में निकल रहा है, ये आपका साइज निकलेगा एमबी में। और आपको क्या पूछा हुआ है, ये दे रखी थी आपको यूनिट की 1 KB में 1024 बाइट होती है, तो बताओ कि टोटल साइज रिक्वायर्ड जीबी में कितना साइज होगा। इनडायरेक्टली देखो आपसे क्या पूछा है, कन्वर्जन ही पूछा है। मतलब ये जो एमबी में आया ना, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आपको करना पड़ेगा जीबी में। तो एक जीबी में कितने होते हैं, 1024 MB होते हैं। तो ये आप जो रिजल्ट आएगा आपका, ये किस में आएगा, ये आपका आएगा जीबी में। तो इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको कुछ तरीके का बन जाएगा कि ये आपका हो जाएगा 6400 और अपॉन 1024, ये आपका आंसर आएगा जीबी में। जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो समथिंग शायद 6.25 GB आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं 6 GB 256 MB, ठीक है ना, 6 GB 256 MB भी इसको बोल सकते हैं कि अगर इस तरीके से आपका जो भी ऑप्शन पर रहे होंगे उस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। वहीं पे बात करें, देखो पॉडकास्ट और गूगल मीट का एग्जांपल लेके आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में पूछा गया था। कुछ तरीके से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, जैसे पॉडकास्ट सिंक्रोनस होता है या गूगल मीट एसिंक्रोनस होती है, इस तरीके से आपके असेसमेंट रीजन में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सिंक्रोनस क्या होता है, जो एक साइड से मतलब एक साथ चलते हैं। सिंक्रोनस जैसे कह लीजिए आपके लाइव क्लासेस, जिसमें आप बोल रहे होते हैं और आपका सामने से कमेंट आते हैं, तो ये क्या है, एक साथ चल रहा है। वहीं पे अगर आप बात करें एसिंक्रोनस की, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप रिकॉर्डिंग क्लास का एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ और आप वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ कमेंट में लिख सकते हैं जो मैं बाद में देखूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इन दोनों का हमारा एग्जाम्पल चलते हैं। वहीं पे अगर बात करें वायरस आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप मेलिस कोड कर लीजिए, वायरस, वॉर्म, ठीक है ना, ट्रोजन हॉर्स, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा ये अभी आपके पिछले शिफ्ट में, मतलब इसके शिफ्ट में शायद 11 तारीख को आपसे पूछे गए हैं, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सीडी रोम पूछा गया है, मेमोरी अकॉर्डिंग टू स्पीड पूछा गया था, एचटीटीपी आपके फुल फॉर्म पूछी गई थी, मैचिंग में क्वेश्चन आए थे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, वेब ब्राउजर, वेब पेज में आपका अंतर पूछ लेता है, सर्च इंजन में आपका डिफरेंस पूछ लेता है। तो ये सब क्या है आपके पास, सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, तो ये टॉपिक आपको करके जाने हैं, आपके जो एग्जाम फेज 5 में होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर बात करें हायर एजुकेशन, तो देखो हायर एजुकेशन में आपका एनईपी एक ऐसा टॉपिक उठा रखा है जिससे आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। हर शिफ्ट में बनने का मतलब क्या है कि आने वाले जितने भी शिफ्ट आपके बचे हैं उन सब में इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है। साथ ही इसके साथ क्या है, 68 की आपकी जो एनईपी है वो पढ़ के जानी है और 86 की भी आपको पढ़ के जानी है। साथ में इसको एक टॉपिक ऐड कर लीजिए इग्नू का, जो आपको पढ़ के जाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ट्रेंडिंग रहता है, हमेशा पूछा जाता है इससे कुछ। फर्स्ट इग्नू कहाँ था, कौन से इग्नू की कंडीशन क्या होती है, कितने इग्नू इंस्टीट्यूट हमारे पास करंट में है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंशियंट यूनिवर्सिटी से आपके काफी क्वेश्चन बने, नालंदा को लेके आपका क्वेश्चन बना, ठीक है ना। एजुकेशन स्किल इंडिया इन इंडिया पूछा गया था कुछ 2025 तक का, कुछ पूछा गया था कि कौन सा लॉन्च हो रहा है कुछ तरीके का, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है। यूजीसी केयर यूनिवर्सिटी को लेके आपका क्वेश्चन बना था नॉर्थ ईस्ट रीजन का, ठीक है ना। वहीं पे यूजीसी को डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, यूजीसी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूजीसी तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें यूजीसी का तो पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यूजीसी कब फॉर्म हुई, कैसे स्टेचुरी बॉडी है कि नहीं है, या कहाँ पे इसके सेंटर हैं, 7 रीजनल ऑफिसर्स कहाँ पर हैं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म और इसका ईयर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रहता है नैक एंड एनबीए, कि कौन सा आपका एक्रेडिटेशन किसके लिए होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि नैक और एनबीए में डिफरेंस क्या है, नैक किसके लिए यूज होता है और एनबीए किसके लिए होता है। दोनों एक्रेडिटेशन वो है इंस्टीट्यूशन है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर बात करें कोठारी कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट है जिससे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही में इसका प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से कमीशन आपके एजुकेशन को लेके आए हैं। 5 ईयर प्लान से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिले हायर एजुकेशन में। वहीं पे अगर बात करें एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट से देखो डायरेक्ट एसडीजी गोल पूछे जा रहे हैं, 1 2 3 4 गोल पूछे थे मैचिंग में कि कौन से गोल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 17 गोल कौन से, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें हम, क्या है हमारा नीति आयोग से फुल फॉर्म पूछी गई थी नीति आयोग की, तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में इसका कुछ शायद क्वेश्चन बना था कि ये कौन सी बॉडी है, या एग्जीक्यूटिव है, स्टेचुरी है, या किस तरह की बॉडी है, तो इसका क्या आंसर है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। COP 21 सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। साथ में आपका रियो समिट से लेके आज तक का जितना भी आपका बायोडाटा है, क्योंकि अभी अभी पिछले साल ही शायद इसकी एनिवर्सरी 50वीं मनाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि इसके हर 10 साल में कुछ ना कुछ लॉन्च होता है।
तो इसमें क्या पूछा गया था, इसमें कुछ इंडिया फ्रांस से रिलेटेड पूछा गया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या थी, COP21 सोलर अलायंस, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आपके क्वेश्चन आपको आपको पता है कि फेज 1 में भी देखने को मिले थे, फेज 2 में भी देखने को मिले हैं, और फेज 3 और 4 दोनों तब में क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछने को मिले। तो देखो आईएस से यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है कि कब आया था, COP21 में आया था, जिसमें इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च किया था, इनिशिएट किया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी से आपका क्वेश्चन बना था, कुछ शायद टर्म्स का पूछा था। ओजोन लेयर डिप्लीशन से आपके काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, साथ ही यहाँ पे ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं किसके लिए, जब आप बात करते हैं किसकी, मॉन्ट्रियल की, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस, जो इंपॉर्टेंट रहती है किसके लिए, क्योटो के लिए। तो ये क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस टॉपिक को टच कर रहे हैं एग्जाम में, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि देखो यहाँ पे आपको कहीं क्योटो प्रोटोकॉल नहीं दिख रहा है इन क्वेश्चन में, बट जैसे ही ग्रीन हाउस गैस पूछा गया है वहाँ पे क्योटो कनेक्ट हो चुका है, तो क्योटो के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे बात करूँ सोलर एनर्जी, इससे रिलेट का क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका रिलेट कर रहा है किसको, ये आपका रिलेट करता है जो आपके रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, उनको यहाँ पे इनिशिएट कर दिया है इसने कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको उसको पढ़ना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या पूछा है, सोलर कुकर, सोलर पॉन्ड, इनसे आपका क्वेश्चन मिक्स करके कुछ स्टेटमेंट वाइज शायद पूछा था, जिसमें इन सब चीजों को टर्म्स को बता रखा था, ठीक है। वहीं पे बात करें नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन का एमएसओ देखने को मिला है। अब देखो नॉइस पोल्यूशन तो यहाँ पे लिख रखा है, बट वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, ये सब यहाँ पे आप पूछा जा चुका है, तो ये सब आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे टाइप के पोल्यूशन आपको पढ़ने। साथ में आपका सॉइल पोल्यूशन भी आता है, ठीक है ना। और साथ में एक टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है वेस्ट, टाइप ऑफ वेस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये भी आपको पढ़ के जाना है। किगाली एग्रीमेंट, ऑलरेडी एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, ये सब आपके सेशन जितने भी हुए हैं ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते। साथ में आपका पॉल्यूटेंट आपका इंपॉर्टेंट है कि पॉल्यूटेंट्स आपको सभी टाइप के पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एनवायरमेंट वाला पार्ट था। वहीं पे अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो देखो यहाँ से आपका इंडियन लॉजिक में प्रमाणास को लेकर पूछा जाता है कि इस बार स्वार्थ एंड प्रार्थना को लेकर कुछ पूछा गया था, कुछ प्रमाणा से डायरेक्ट क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसका क्वेश्चन में ही आंसर था, क्वेश्चन में मतलब रीड करोगे तो उसमें आंसर उसी पे छिपा हुआ था, तो आप उसको डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं, तो काफी इजी क्वेश्चन आपका देखने को मिला है इससे। वहीं पे बात करें सिलोगिज्म, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन तो नहीं आया, बट ये टॉपिक मैंने लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ के जाना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी आपकी हर क्वेश्चन में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, दो क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखने को मिले हैं। इंडियन लॉजिक से फर्स्ट शिफ्ट में आपका कंपैरिजन भी पूछा गया था कल 11 तारीख की बात करूँ तो। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया था कि न्याय सूत्र किसने लिखा है, न्याय सूत्र किसने लिखा है, तो देखो यहाँ पे गौतम ऋषि ने इसको लिखा था। और साथ ही इसके साथ इंपॉर्टेंट रहता है कि जो आपके 6 स्कूल है ना, 6 स्कूल के आपके फाउंडर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। 6 स्कूल एंड फाउंडर एंड देयर प्रिंसिपल, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है, न्याय स्कूल में क्या क्या होता है, मीमांसा में क्या होता है, उत्तर मीमांसा में क्या होता है, या वशिष्ठा में क्या होता है, ये सब आपके क्या है, 6 जो स्कूल है ना आपके वैदिक एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हैं इंडिया लॉजिक में, तो ये आपको पता होने चाहिए। साथ ही आपको क्या है, 6 प्रमाणास पता होने चाहिए, 6 प्रमाणास भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ के जाना है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। वही बात करें मैथ्स रीजनिंग, बहुत ही इजी आपके देखने को मिल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर सीरीज पूछी गई है क्या, 2 4 6 8 10 12 +2 की सीरीज चल रही है, अगला क्या होगा 14, सिंपल, 2 नंबर आपको मिल गए। एक आपको बना था रॉन्ग सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज से भी आपका क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन उसका पता नहीं है, एक मिसिंग का था जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपका एक क्वेश्चन बना था जिसमें क्या था कि कुछ किसी का कोड दे रखा था और फिर आपका स्क्वायर का पूछा था कि स्क्वायर किस तरीके से कोडेड होगा। साथ ही एक आपका ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा था कि जिसमें ब्लैक का कुछ कोड दे रखा था और व्हाइट का कोड पूछा था कि व्हाइट को किस तरीके से कोड किया जाएगा सेम लैंग्वेज में। तो ये इजी क्वेश्चन थे दोनों, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग के इजी क्वेश्चन थे, मैंने ऑलरेडी इन पर वीडियो बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं। वहीं पे बात करें एवरेज का क्वेश्चन था सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस को लेके क्वेश्चन था, डिस्काउंट एंड फ्रैक्शन को लेके क्वेश्चन था, डायरेक्शन को क्वेश्चन देखने को मिला। ये सारे टॉपिक्स आपके क्या हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके हैं जो फेज 4 में पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये आज के भी इसमें टॉपिक्स हैं जो डिस्काउंट एंड फ्रैक्शन तक का टॉपिक्स आज के हैं, और बाकी क्या है जो आपके पूछे गए। जैसे डायरेक्शन का आपको टॉपिक पूछा गया, ब्लड रिलेशन में आपका फोटो वाला पूछा गया है, जो फोटो को दिखा के पूछते हैं ना कि ये मेरे दादी हैं और ये इनके चाचा का लड़का है, इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं पे बात करें लेटर सीरीज, ऑलरेडी डिस्कस। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्वेश्चन बना है। टाइम एंड वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम क्या बनाते हैं, 3 टेबल फॉर्मेट बनाते हैं ना। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम लेके मेथड लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम एफिशिएंसी लिखते हैं। इस तरीके से जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरीके का आपका टाइम एंड वर्क का पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है। वहीं पे अगर बात करें तो देखो सबसे यहाँ पे अनप्रिडिक्टेड कह लीजिए, या सबसे जो लेवल जिसमें चेंज आया है वो है आपका क्या, डी है। यहाँ पे आपका लेवल काफी चेंज देखने को मिला है कि यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहली चीज तो आ रही है लेंथ, और एक क्या आ रहा है आपका मिसिंग वैल्यूज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि आपको मिसिंग वैल्यूज दे रहा है। तो देखो सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज का क्या हो जाता है ना, जब हम टेबल बनाते हैं तो देखो एक तो होती है कि हमें टेबल बनी बनाई मिली, और एक है कि उसमें आधी वैल्यूज लिखी हुई है और आधी वैल्यूज क्या है, आधी वैल्यू मिसिंग है। तो इसमें क्या होता है, पहले हमें मिसिंग वैल्यूज भरनी होती है। तो आधा टाइम तो हमें क्या चाहिए होता है, मिसिंग वैल्यूज को भरने के लिए चाहिए होता है। और फिर जो आधा टाइम बचता है उसके लिए क्या करना होता है, उसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम जो हो जाता है वो हो जाता है डबल। तो देखो इसमें ये आम बात है, मतलब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इसमें डबल टाइम लग रहा है। अगर इस तरीके का आपका डीआई आएगा ना, तो इसमें हमेशा 2x टाइम लगेगा ही। जितना भी आप प्रैक्टिस करके चल रहे हैं ना कि मैं 4 मिनट में डीआई कर दूंगा, तो वो हमेशा 8 मिनट लेगा लेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पहला आपको माइंड को प्रिपेयर करना होता है कि मुझे इस टेबल को फिल करना है। ठीक है ना, तो इसको अगर एक बार फिल कर देंगे तो फिर आपके क्या होता है, वो क्वेश्चन तो ईजी हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप कहें ना कि इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे, मतलब सोचने में लगाएंगे कि ये वैल्यूज नहीं है, पहले ये फाइंड करना है, ये करना है, वो करना है, तो इसमें क्या होगा, सच में आपके 8 मिनट लगेंगे। मतलब आइडियल कंडीशन में अगर बोलूँ 4 मिनट मान के चल रहे हो तो 8 मिनट लगेंगे। बट अगर आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है मिसिंग वैल्यू, तो पहले मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्वेश्चन कोडिंग कर लेते हैं, तो क्या होगा, आप इसको स्मार्ट वर्क करेंगे तो ये आपको क्या होगा, 6 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक आइडियल कंडीशन बताऊँ तो ये क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इससे देख के डरे ना, ये लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है तो आगे भी आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, या मिलेंगे ही कहूँ तो ज़्यादा बेटर है। फिर अगर बात करें तो ये तो पिछले थे जो जिसमें पीडी मिक्स था, इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी थी, 2011-21 का डाटा दे रखा था, ये तो खैर पिछले टॉपिक्स हमारे जो आपके 11 मार्च के थे। ठीक है ना, बाकी आज का जो है वो है आपका लेंथी बेस्ड रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे कुछ आपका क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है, रेशियो क्या क्वेश्चन दे रखे थे कुछ समथिंग इस तरीके से दे रखा होगा, 2:3, 5:6, इस तरीके का आपका दे रखा होगा, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। वहीं पे अगर बात करूं आरसी, तो देखो आरसी को कंपेंसेट करने के लिए क्या होता है, इजी आपका डीआई आया हुआ है। ठीक है ना, पूरा सॉरी आपका आरसी जो है वो इजी है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे आपके 8 मिनट लग रहे हैं ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका 3 मिनट में हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका क्या है, आपका 10 से 15 मिनट में दोनों सेक्शन आपके आराम से दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो अगर आप एक तरीके से इस तरीके से देखो कि हाँ दोनों को मिला के कितना टाइम लग रहा है, तो आप इससे पाएंगे कि ये क्या है, मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं दोनों। ठीक है ना, मॉडरेट लेवल ले रहे हैं और मॉडरेट टाइम ले रहे हैं। और अगर आप इसको देखेंगे कि आइडियली सिर्फ डीआई को देखना है, तो डीआई आपका भाई हार्ड मान के चलो, और ये आपका मान के चलो इजी। तो आपकी मर्जी है, आप इसको इंडिविजुअली देखते हैं या फिर इसको एक साथ कंबाइन देखते हैं। तो ये मेरी तरफ से कंप्लीट फेज 4 का आपका एनालिसिस था, 12 और 11 मार्च का, जिसमें आपके जो जो टॉपिक्स आए हैं वो मैं आपको बता पाया हूँ कि यहाँ पे आपके जो जो टॉपिक्स आपके हायर एजुकेशन में या एनवायरमेंट में किसी भी यूनिट में आए हैं, वो सारे टॉपिक मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैच होंगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब बच्चे आते हैं तो थोड़े से क्वेश्चन बताते हैं आधे आधे, यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई नहीं बता पाता, तो हम क्या होता है आपको टॉपिक्स बता पाते हैं ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर कर पाएं कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा है तो मैं रिवाइज कर चुका हूँ कि नहीं करूँगा, या रिवाइज करना है बाकी या नहीं करना है। मतलब और आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि आपको एनवायरमेंट ही पढ़ना है या आपको मैथ्स ही पढ़नी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मैथ्स ईजी आ रही है कि एनवायरमेंट ईजी आ रही है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। बाकी जिसका भी एग्जाम फेज 5 में है वो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए और गुड विशेस फॉर योर एग्जाम। बाकी आप बने रहिए, और खासकर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं ये सब टॉपिक्स कब के लिए, जून के लिए, जो जून के लिए देना चाह रहे हैं ना एग्जाम, उनके लिए ये सब टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है कि ये तो मस्ट टू डू टॉपिक्स हो जाएंगे। जो आपको हर एजुकेटर बताता है ना कि 100 टॉपिक करके चले जाओ, वो 100 टॉपिक यही होने वाले हैं जो इस एग्जाम में आए हैं। तो इनको ढंग से देखिए और इनको एनालाइज कीजिए। ठीक है ना, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए और शेयर कीजिए सेशन को, जैसा मैंने बोला कि अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और बाकी बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सब जान सकें कि टॉपिक्स किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। गुड विशेस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।